ओके। नमस्कार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। मैं चंदू जैन अनअकैडमी पर आपका स्वागत करता हूं और आप इस समय इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ हैं। और आज टॉपर्स टॉक में हमारे बीच हैं जयपुर से श्रीमान मनीष जी शर्मा। यह आरएस 2016 में 23वीं रैंक के साथ चयनित हुए हैं और वर्तमान में जयपुर शहर में डीवाईएसपी के पद पर कार्यरत हैं, जिन्हें हम एसीपी के पद के नाम से भी जानते हैं। चलिए सर, मनीष सर, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन आपका। कैसे हैं सर? सबसे पहले तो आप बताएं। नमस्कार। बस मैं एकदम बढ़िया। चलिए सर। और आप सर कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूं सर, थैंक यू सो मच। चलिए सर, थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं आपका एक परिचय। नाम तो आपने बता ही दिया, मनीष शर्मा। जी सर। बाकी हाँ रैंक भी हाँ। आपने बताया, 23वीं रैंक जी मेरी सर। आरएस 2016 में रही। जी सर। बाकी एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो मैं बीटेक हूँ इन ठीक इलेक्ट्रिकल है सर। इंजीनियरिंग। साथ में ओके। मैंने एमए भी किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और एट चलिए प्रेजेंट सर। मैं जयपुर में हूँ, आरपीएस अच्छा, के पद पे। जयपुर। अच्छा, जी जी राजस्थान पुलिस सेवा के पद पर हैं आप। जी, बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड सर। सर, सबसे पहले एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आरएस बनने का या आरपीएस बनने का विचार आपके मन में कैसे आया? कहाँ से इस विचार की उत्पत्ति हुई सर? देखिए, जो भी प्रशासनिक सेवाएं हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स हैं, जी जी। सभी को पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी क्या होती है। यहाँ पे जी बिल्कुल सर। एक काम करने का आपके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, जी एक सोशल रिकॉग्निशन है, साथ में एक जी कह सकते हैं रेप्यूटेड जॉब तो है ही साथ में, जी प्लस कह सकते हैं सोसाइटी के द्वारा बहुत अच्छा इसको रिकॉग्निशन मिलता है। तो जब भी मैंने सुना, जी आसपास के लोगों को देखा, मेरे सीनियर्स को देखा, या जी न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं कि कैसे सीनियर कोई आईएएस बना है, कोई आईपीएस बना है, आरएस आरपीएस जी। बना है, तो मन में एक फीलिंग आती है कि हाँ, क्यों ना मैं भी ये चीज करूं। बिल्कुल और सर। मुझे विश्वास था कि मैं कर सकता था ये चीज। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जैसे अभी 2019 का सिविल सेवा का परिणाम आया यूपीएससी का, तो राजस्थान के कहीं हम्म युवा सिलेक्ट हुए, तो राजस्थान में एक जागृति आई है कि हमें भी प्रशासनिक सेवा हम्म, में जाना चाहिए। सर, मैं बिल्कुल। पूछना चाह रहा था कि आप शुरुआत से ही पढ़ाई में थे या कोई अन्य उपलब्धियां भी आपकी रही है और नहीं, अदर आरएस की अचीवमेंट्स? बिल्कुल, आरएस की प्रिपरेशन से पहले एक्चुअली मैं क्रिकेटर था। मैं राजस्थान के ओह लिए फर्स्ट गजब, क्लास। क्रिकेटर थे आप, क्या बात है। बिल्कुल, मैं जी सर। राजस्थान के लिए रणजी ट्रॉफी खेला हूँ। साथ में रणजी। इंडिया अंडर 19 के जो प्रोबेबल्स थे, 2008 जो वर्ल्ड कप हुआ था, विराट कोहली ने जो जीता था अंडर उसकी कैप्टनसी में, तो जी उसका भी जी। एक तरह से एक छोटा सा हिस्सा मैं भी था। अरे तो क्या बात है उसके सर। बाद मैं स्विच ओवर हुआ टुवर्ड्स स्टडीज, कुछ कारण ऐसे रहे, प्लस थोड़ा पढ़ाई की तरफ मोटिवेटेड हुआ। तो सर, वो तो कारण क्या रहे होंगे जो आप स्पोर्ट्स से स्टडी की तरफ आए सर? देखिए, कारण बहुत सारे होते हैं, कुछ लक फैक्टर जी भी जी होता है, प्लस आपका मोटिवेशन भी हो सकता है, स्विच होता रहता है। तो जी। पढ़ाई से क्रिकेट के साथ साथ मेरी पढ़ाई कंटिन्यूस थी, ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ नहीं रहा था, लेकिन हाँ, कि क्रिकेट को छोड़ने के बाद मैं पूरा टाइम इधर देने लगा। प्लस तो जब मैं हाँ, आप बताइए। हाँ, नहीं बताएं सर, बताएं। नहीं, जैसे मैं ये बताना चाह रहा था कि जब मैंने आरएस की प्रिपरेशन शुरू की तो उस टाइम मैं बैंक में भी काम कर रहा था। स्टेट अच्छा, बैंक ऑफ इंडिया में मैंने एज ए पीओ ज्वाइन किया था। क्या बात है तो सर। तैयारी मेरी साथ साथ ही चल रही थी, बैंक के साथ ही। तो सर, आप आरएस बनने के पहले एसबीआई में पीओ के पोस्ट पे थे। जी सर, मैं एक बिल्कुल। छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपको स्पोर्ट्स यानी कि क्रिकेट के बाद आप बैंक में गए, बैंक के बाद आप आरएस में गए, तो सर इस पे कितना समय आपको मिला होगा और कैसे आपने अपनी तैयारी को एक मजबूत नींव प्रदान की होगी? हम्म। देखिए, जी तैयारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहले तो मोटिवेशन जरूरी है। आप कुछ जी भी कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आपका टारगेट क्या है, आपको क्या अचीव करना है, तो आप अपने आप कहीं ना कहीं समय निकाल लेते हैं, अपने आप कहीं ना कहीं प्लानिंग कर लेते हैं कि आपके पास जी एक सर। घंटा 2 घंटा, दिन में 3 घंटा, जितना भी आपके पास समय है, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम डिवोट करना शुरू करते हो। तो जी अगर आपने ठान लिया, फर्स्ट पहले तो आपको प्लान का मतलब पहले तो आपका टारगेट आपको सिलेक्ट करना होता है कि जी हाँ, मुझे आईएएस बनना है या आरएस बनना है। जी टारगेट सेलेक्ट करने के बाद उसकी प्रिपरेशन आप शुरू करते हो। तो ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है। जैसे हम बहुत सारी स्टोरी सुनते हैं कि जी। एक व्यक्ति है गांव में जो रह रहा है, गांव में बिल्कुल दीपक के नीचे पढ़ाई करके भी बहुत अच्छी हाइट्स पा जाता है। बिल्कुल सर। तो कहने का मतलब है कि आपको पहले मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है, तब आप कोई भी टारगेट को अचीव कर सकते हो। बिल्कुल सर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा सर विद्यार्थियों को, ताकि वो भी मोटिवेट हो बिल्कुल। सके। सर, हाँ आपने हाँ। गोविंद जायसवाल का नाम सुना होगा। मेरे स्टूडेंट्स आप ही ने सुना होगा। ये गोविंद जायसवाल वो हैं हाँ जिन्होंने हाँ। आईएएस हम्म 2009 में बहुत अच्छी हम्म रैंक प्राप्त की थी सर, और ये हम्म रिक्शा चालक के बेटे थे सर। बिल्कुल बिल्कुल।
सही कह रहे हैं, उत्तर आप नाम सुना है इनका। हाँ हाँ हाँ। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सर अपने आप में ये होना भी। हाँ हाँ, मतलब एडवर्स कंडीशंस में पढ़ के भी आप मतलब इतना अच्छा पद पे पहुंचना तो बहुत बड़ी एक काबिलियत है, एक बिल्कुल अचीवमेंट है। काबिलियत है सर। हम्म तो हम्म सर एक सर इतने बड़ी पोस्ट के लिए इतनी अच्छी रैंक प्राप्त करना, वो भी शायद फर्स्ट हम्म अटेम्प्ट में, तो सर कैसा लगा सफलता के बाद आपको? पहला शब्द जब आपने रिजल्ट देखा था कि भाई हाँ मनीष शर्मा आपकी हम्म 23वीं रैंक आई है 2016 हम्म आरएस में, तो सर क्या हम्म। पहला शब्द रहा होगा जो विद्यार्थियों के लिए एक मोटिवेशन का कार्य, प्रेरणा का कार्य कर सके? देखो, पहली बात तो एक इंग्लिश में सेइंग है, नथिंग सक्सीड्स लाइक ए सक्सेस। कि बिल्कुल सही कह सक्सेस रहे हैं। जैसा सफल कुछ भी नहीं है। जी तो जब आप सफल हो जाते हो तो उसके पीछे जो इतना आपका हार्ड वर्क रहता है, जितना आपका स्ट्रगल रहता है, जितनी आपकी जी कठिनाइयां आपने झेली होती हैं, तो जी। रिजल्ट में आप अच्छा कर गए तो सारी कठिनाइयां एकदम से गायब हो जाती है। फिर बिल्कुल वो सर। आपको खुशी दिखती है। और रिजल्ट आने के बाद आपके आसपास का माहौल भी बिल्कुल बदल जाता है। जी सर। आपसे लोग मिलने आते हैं, सोशल रिकॉग्निशन आपको मिलने लगता है, घर जी। परिवार के लोग आपकी बात सुनने लगते हैं। हम्म। तो ये जो फीलिंग है ये बहुत कह सकते हैं आप अनकम्पेरेबल है, किसी से आप मतलब कंपेयर भी नहीं कर सकते। कंपेयर नहीं। जी। तो मेरे स्टूडेंट्स को भी ये है एक सुझाव है कि आप तैयारी करते रहें, स्ट्रगल कितने भी आए, कितनी भी आपकी कठिनाइयां आए, आसपास के लोग आपको कहें कि तैयारी क्यों कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जो भी, तो अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो ये जो पीछे का जो स्ट्रगल है, ये सब चीजें आप एकदम से वाइप आउट हो जाती है। फिर वो रहती है, खुशी रहती है आपकी सिलेक्शन की। बिल्कुल सर, बहुत तो अच्छी ये बात इसमें कही है इम्पोर्टेंट है। कि सफलता के बाद जो एक खुशी मिलती है सर, उसका कुछ बखान नहीं किया जा हम्म, सकता। सर मैं पूछना चाहूंगा कि बिल्कुल। एक विद्यार्थी अगर आरएस की तरफ रुझान है उसका, तो उसको शुरुआती तैयारी हम्म। कैसे शुरू करनी चाहिए सर? देखिए, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि सबसे पहले तो टारगेट क्या है आपको सेलेक्ट करना जी होता है। जैसे जी। आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको आरएस की तैयारी करनी है, हम्म। तो आरएस की तैयारी करने के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है कि सिलेबस देखना होता है आपको, कि हम्म। सिलेबस क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। जी ठीक है, फिर सिलेबस आपने देख लिया, आपने स्कीम देख ली, फिर आपको डिसाइड करना होता है कि कौन कौन से बुक्स से आपको सिलेबस कवर करना है। जी। तो आप पहले सिलेबस देखा, बुक्स देखी, फिर बुक्स देखने के बाद आप प्लान आउट करते हैं कि ये जो टॉपिक है मुझे इतने टाइम में कवर करना है, इस बुक से करना है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं। जी सर। दूसरी इंपॉर्टेंट इसमें चीज होती है रेगुलरिटी। हम्म। आपके पास टाइम हो सकता है एक दिन में 1 घंटा मिले, किसी दिन आपको 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितनी भी आपकी कह सकते हैं कैपेबिलिटी है, एक दिन में आप इतना पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग अपनी शुरू करनी होती है। जी सर। साथ में अपने आप को देखने के लिए आप कितना तैयार हो गए एग्जाम के लिए, टेस्ट देते रहें, आप रिवीजन करते रहें। आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। जी एक अन सर। अकेडमी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पढ़ने के लिए, जिसमें बहुत अच्छी फैकल्टीज मिलती हैं पढ़ाने के लिए। थैंक यू सो तो मच सर। हाँ, इस तरीके से आप चीजें कर सकते हैं। मतलब तैयारी करने का एक बेसिक स्टेप ये है कि सिलेबस, सिलेबस के बाद आपका बुक्स, बुक्स के बाद अपनी प्लानिंग किस तरीके से उनको कवर प्लानिंग। करना है, रिवीजन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, रिवीजन कैसे करना है। जी सर। सर तो आरएस ये, में क्या है, आरएस बन, हाँ जी बताएं सर। हाँ हाँ, आप बताइए। सर आरएस बनने के लिए 3 बैरियर होते हैं सर, प्री मेंस और इंटरव्यू। सबसे बड़ा हम्म बैरियर होता है सर प्री का। हम पिछले कुछ हम्म वर्षों से देख रहे हैं कि 200 में से कट ऑफ जा रही है 78 मार्क्स, 80 मार्क्स, यानी कि लगभग लगभग 39 to 40% कट ऑफ जा रही है। हम्म सर इतनी हम्म। कम कट ऑफ के बाद भी एक विद्यार्थी प्री पास नहीं कर पाता है, तो प्री के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए सर, ताकि विद्यार्थी प्रीलिम्स पास करके मेंस में वो लिख सके हम्म। और देखिए, अपने पहली बात सपने तो के करीब पहुंच सके? हाँ हाँ, प्रीलिम्स सिलेक्शन टेस्ट नहीं है, प्रीलिम्स जी एलिमिनेशन टेस्ट है। बिल्कुल उसमें सर। आपको, जो लाखों बच्चे एग्जाम देने के लिए बैठते हैं, उन लाखों में जी से आपको एलिमिनेट करने हैं, और जो कुछ मेंस के लिए जो एलिजिबल हैं उनको आपको सेलेक्ट करना है एक तरीके से। जी। तो दूसरी आपने बात कही कट ऑफ की, हम्म। तो पेपर इस तरीके से सेट किया जाता है कि कट ऑफ बहुत हाई ना जाए, या कह हम्म। सकते हैं आप जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि हम्म। जो स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट इतने ही अटेम्प्ट कर पाते हैं। जी तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हो जाती है कि आपको वो क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं जो आपको आए। जी। क्योंकि जैसे आपने बताया कट ऑफ जा रही है 80, 85, और कई बार हो सकता है जैसे लास्ट टाइम जो ओबीसी कैंडिडेट्स थे उनकी 100 तक भी चली गई थी। हाँ, लेकिन फिर तो बाद में वो तो मामला हाँ, हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रीलिम्स में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कौन से सवाल आते हैं, आप उनको सेलेक्ट करो। जी सर। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि हर स्टूडेंट को सारे क्वेश्चन नहीं आ सकते, सारे हम्म। फैक्ट वो याद नहीं कर सकता, हम्म। बहुत नेक्स्ट में इम्पॉसिबल है।
तो आपने जो तैयारी की है, आपने चीजें पढ़ी हैं अच्छे से, तो उन तैयारी के बेसिस पे आपको सेलेक्ट करें कि क्वेश्चंस आपको जो जो आते हैं वो क्वेश्चन आपको सही करने। तो जी मेरे ख्याल से एक जो अच्छा जिसने तैयारी की होती है स्टूडेंट ने, वो आराम से 40 to 50% क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है कि ये मुझे आते हैं। उसके जी। अलावा कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें स्टूडेंट 60 to 70% श्योर होता है कि हम्म। हाँ मुझे कहीं ना कहीं याद है, ये हो सकता है। तो उसमें आपको 10-12 क्वेश्चन में चांस भी लेना होता है। तो ठीक इस है तरीके से जनरली स्टूडेंट जो होते हैं प्रीलिम्स कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मेंस वाली बात करें अगर हम, तो मेंस में भी फिर मेंस की प्लानिंग, जैसे प्रीलिम्स आप क्लियर करते हैं तो मेंस की प्लानिंग इमीडिएटली आपको शुरू करनी होती है। जी सर। हालांकि तैयारी तो जब आप शुरू करते हैं तो मेंस और प्रीलिम्स के साथ में होती है, हाँ लेकिन बिल्कुल। प्रीलिम्स क्लियर हो गया आपका, तो उसके बाद मेंस की तैयारी के लिए आपको थोड़ा सा और चीजें प्लान आउट करनी पड़ती है। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। आप नेक्स्ट सर सवाल। मैं पूछना चाह रहा था, जैसे मार्केट में हम्म, प्रीलिम्स के लिए कई तरह की प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल है, मॉडल हम्म, पेपर उपलब्ध होते हैं, एमसीक्यूज की कई सारी बुक्स अवेलेबल होती है। तो इनकी हम्म। क्या आप इम्पोर्टेंस मानते हैं एक विद्यार्थी के लिए कि भाई हाँ प्रीलिम्स में ये कहाँ तक यूजफुल हो सकती है एक विद्यार्थी के लिए, स्टूडेंट के लिए? देखो पढ़ाई तो जितनी करें वो सारी यूजफुल है। जी। तो मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं या ऑनलाइन भी चीजें अवेलेबल हैं, तो अगर स्टूडेंट जितना ज्यादा करता है तो उतना अच्छा रिवाइज करता हो जाता है। एक ठीक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से पता लगता है कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है। है। पेपर में जनरली कितने सवाल पॉलिटी के हैं, कितने हिस्ट्री के हैं, कितने ज्योग्राफी हैं, कितने करंट अफेयर्स के हैं, या जो बाकी जी सब्जेक्ट्स हैं। एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन इतने उससे आ सकते हैं। फिर कोई भी स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग कर सकता है। कर सकता है कई बार बिल्कुल। होता है कुछ स्टूडेंट को मैथ्स नहीं आती, हम्म। प्रीलिम्स में मैथ्स और रीजनिंग के करीब 20 सवाल आते हैं। तो कई बार होता है स्टूडेंट बहुत कमजोर होता है इनमें, 20 में से 5 6 7 8 ही अटेम्प्ट कर पाता है। जी सर। तो वो स्टूडेंट भी ये प्लान आउट कर सकता है कि हाँ इसके 20 क्वेश्चन के अलावा भी काफी ऐसे क्वेश्चन हैं जो अटेम्प्ट कर सकता है। जी सर। तो पहला फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा ये है कि इससे आपको अपने स्टैंडर्ड का पता लगता है कि कितनी तैयारी आपकी किस लेवल की है, किस स्तर की आपने तैयारी कर ली। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहते हैं, उनमें आप ये देख सकते हैं कितने मुझे क्वेश्चन आते हैं, कितने नहीं आते। तो एक तरह से अपने आप का एनालिसिस हो जाता है उनसे। फिर तीसरा लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई ये बार बात सही है। क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। जी सर। तो ये है कि करना चाहिए ये हाँ चीजें। एमसीक्यूज तो मैं कहूँ तो एक ऐसे हैं जैसे विराट कोहली मेन मैच खेलने के पहले नेट प्रैक्टिस करते हैं, ठीक उसी बिल्कुल प्रकार हैं। सर बिल्कुल मैं बिल्कुल पूछना सही कहा आपने। चाहूंगा। हाँ सर हाँ। मैं पूछना चाहूंगा सर, जब प्री आपको पास हो गए तो उसके बाद आपने मेंस के लिए आंसर राइटिंग शुरू की, या उसके पहले से आपको लग गया था कि मैं प्री पास कर जाऊंगा तो आपने प्री देते ही मेंस की आंसर राइटिंग शुरू कर दिया था? क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है, और आप प्रतिदिन कितना लिखते थे या कितने आंसर सोल्व करते थे घर पर? देखो तैयारी तो दोनों साथ में होती है। प्रीलिम्स मैंने जी। पहले भी कहा, प्रीलिम्स और मेंस की। तो जी। आंसर राइटिंग मैं पहले भी करता था, प्रीलिम्स के पहले भी। जी। और प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो आंसर राइटिंग ज्यादा कर दिया, क्योंकि जो मेंस है पूरा आंसर राइटिंग का ही खेल है। जी। तो आंसर राइटिंग में यह है कि डेली अगर स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो डेली 3 से 4 क्वेश्चन वो लिख सकता है। जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर की हमने बात की, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स के सेलेक्ट करके वो क्वेश्चन उठा के अपने आप लिख सकता है। जी। और अगर वो ग्रुप में स्टडी कर रहा है हम्म। या किसी टीचर उनको पढ़ा रहे हैं उनको, तो उनको चेक करवा के आंसर ये देख सकता है कि कहाँ उसने गलती की। तो जी आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स के साथ साथ ही आंसर राइटिंग करते रहना चाहिए, मेरा सजेशन है सभी स्टूडेंट्स को। सर तो एक बात मैं पूछना चाहूँ, हाँ जी बताएं। बस यही कहना चाह रहा था कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि दूसरा करते इसमें रहे। क्या, मेंस में हिंदी इंग्लिश का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, फोर्थ उसमें जो पेपर जो होता अच्छे है वो काफी स्कोर, इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, तो फोर्थ पेपर में जो स्टूडेंट आराम से 110 120 के आसपास स्कोर कर जाता है तो वो मेरिट में आ ही जाता है ऑलमोस्ट। तो जी उसकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। जी सर। तो मेरा स्टूडेंट्स को एक सजेशन है कि हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें साथ साथ। जी सर। सर एक मैं जब आरएस पढ़ाता हूँ तो बच्चे एक बात पूछते हैं, स्टूडेंट एक बात पूछते हैं कि सर जब हम मेंस में आंसर राइटिंग करें तब वो जो आंसर हम्म, राइटिंग वो पैराग्राफ में लिखना चाहिए, पॉइंट्स में लिखना चाहिए, डायग्राम में लिखना चाहिए या बुलेट फॉर्म में लिखना चाहिए? हम्म, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी आता है हम्म, विद्यार्थियों के समक्ष। तो जैसे आपने हम्म, 2016 आरएस के एग्जाम में 23वीं रैंक प्राप्त की और हम्म, आप इस समय जयपुर में डीवाईएसपी के पद पर हैं, तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो मेंस में आंसर हम्म, राइटिंग होती है उसका फॉर्मेट हम्म। क्या होना चाहिए? देखिए इसका सीधा सा आंसर है कि स्टूडेंट किसी भी फॉर्म में
जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करता है, उसको समझा सके कि वो लिखना क्या चाह रहा है, बिल्कुल तो सर। बेस्ट फॉर्म होता है आंसर का। जी। तो काफी लोग पैराग्राफ फॉर्म में भी कर लिखते हैं, कई हम्म। पॉइंट फॉर्म में भी लिखते हैं, कई डायग्राम भी बनाते हैं। जी। तो इसमें जो पॉइंट फॉर्म का या बुलेट फॉर्म का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उसमें ज्यादा चीजें कवर हो जाती है, तो जी। जनरली लोग इसको प्रेफर करते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो आप खराब लिख रहे हो, हम्म। पैराग्राफ फॉर्म में भी आपने अच्छे से समझा दिया एग्जामिनर को, मैं ये लिखना चाह रहा हूँ, ये चीजें मुझे पता है, तो पैराग्राफ में भी लिखा जा सकता है। दूसरा, डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, जी। कि हाँ जहाँ जरूरत है कि हाँ डायग्राम बनाना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले डायग्राम उसने देख लिया तो वो समझ जाता है, आइडिया हो जाता है कि हाँ स्टूडेंट को ये आंसर आता है, बिल्कुल। तो उसका आंसर चेक करने का जो एक माइंडसेट होता है वो बदल जाता है वहीं से। जी। तो जहाँ जरूरी है वहां डायग्राम बनाना चाहिए, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कि जहाँ अननेसेसरी आपने डायग्राम बनाया, जहाँ जरूरत नहीं है, जी। तो वहां आपके नंबर भी घट सकते हैं। बिल्कुल तो सही ये कह रहे स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि किस आंसर में उसको डायग्राम बनाना है, किसमें फ्लो हैं। चार्ट बनाना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो ये चीज़ सर, इंपॉर्टेंट है। मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपने इंटरव्यू दिया। सर, इंटरव्यू का अनुभव कैसा रहा आपका? देखिए, पहले तो मेंस का रिजल्ट आता है तो आप थोड़ा खुश होते हो कि हाँ मैंने एक स्टेज पार कर लिया, मैं इंटरव्यू के लिए मेरा बिल्कुल सर। कॉल हो गया है। फिर इमिडिएटली आपकी तैयारी भी शुरू हो जाती है कि जी। इंटरव्यू में मुझे डायरेक्ट फेस टू फेस बात करनी है, जो भी मुझे इंटरव्यूअर हैं उनको जी। आंसर देने हैं। तो एग्जाम में तो सामने दिखता नहीं है कौन आपकी कॉपी चेक कर रहा है या कौन लेगा, तो हम्म। एक अलग सी नर्वसनेस आप में आ जाती है। तो बिल्कुल आप सर। बहुत सारी चीजें देखने लगते हो, बहुत सारी चीजें तैयार करने लगते हो कि कहाँ से कोई सवाल ना पूछ ले जिससे मैं नर्वस हो जाऊँ। तो इंटरव्यू की तैयारी की अगर हम बात करें, तो इंटरव्यू में जो इम्पोर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं वो है कि आपका 10-12 में क्या परसेंटेज रहा, क्या स्ट्रीम था आपका, जी। आपका ग्रेजुएशन में क्या था, आप प्रेजेंट हॉबी क्या है, आप प्रेजेंट वर्क क्या कर रहे हो, और करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं। तो मोस्टली क्वेश्चन इनसे ही पूछे जाते हैं। जी सर। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो पहला तो मैं बताता हूँ उसमें होता क्या है। उसमें 3 मेंबर होते हैं जनरली जब ठीक इंटरव्यू है। होता है, एक आरपीएससी बोर्ड मेंबर और बाकी 2 स्पेशलिस्ट होते हैं, जी या सर। कोई सीनियर ऑफिसर्स भी उसमें हो सकते हैं। तो आप जब अंदर जाते हो तो डेफिनेट मतलब मैं कहना चाहूँ तो हर स्टूडेंट थोड़ा नर्वस होता है, अंदर उसको थोड़ा सा नर्वसनेस रहती है। जी तो सर। अगर हम कहें कि नहीं मैं फुली कॉन्फिडेंट होके गया हूँ, मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से गया हूँ, तो बहुत 1-2 लोग ही ऐसे होंगे जो 1-2% लोग ही होंगे जो ऐसा जाते होंगे। तो इंटरव्यू बोर्ड को जब आप फेस करते हो थोड़ी नर्वसनेस रहती है, मन में रहता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन ना पूछ ले कि हाँ कि मुझे नहीं आता हो। जी सर। तो मेरे साथ ऐसा 1-2 क्वेश्चंस में हुआ जिनका मैंने कॉन्फिडेंटली आंसर भी कहा, नो सर आई डोंट नो। बाकी जितने भी सवाल मुझसे पूछे गए मैंने उनका कॉन्फिडेंटली आंसर दिया। तो इंटरव्यू में यह है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर सवाल आता हो, लेकिन हाँ जी सर। आपको आसपास की चीजें जरूर पता होनी चाहिए। जी जैसे मैं सर। एक एग्जांपल दूं, मैंने कई जगह बताया भी है कि इंटरव्यू में मुझसे सवाल पूछा गया। जैसे मैं जी। जयपुर से अजमेर गया, हम्म। आरपीएससी में या आरएस एग्जाम का जो इंटरव्यू होता है वो अजमेर में ही होता है। जी सर। बिल्कुल। तो मैं रास्ते में देखता हुआ जा रहा था कि रास्ते में क्या हिस्टोरिकल चीजें आती हैं। तो रास्ते में जनरली कोस मीनार आता है, आपने नाम सुनाओ, हम्म। जो अकबर ने बनाया था। जी। तो इंटरव्यू में जाते ही मुझसे पूछ लिया एक सवाल कि आप आए हैं तो आपने रास्ते में क्या हिस्टोरिकल चीज देखी। तो अच्छा। वो मैं उस चीज के बारे में अवेयर था कि मैंने देखी थी चीज ये, तो मैंने आंसर दे दिया। तो जी। शायद मुझे लगा इस चीज से काफी इंटरव्यूअर भी इम्प्रेस हुआ होगा। बिल्कुल सर। तो मेरा यही कहना है कि आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो आपकी आसपास की चीज से आप अवेयर रहें। आप उस दिन जी। की न्यूज पढ़ के जाएं कि न्यूज में क्या आया है, थोड़ा आपके जी। उसके दिमाग में आपका एनालिसिस हो उसके बारे में। तो ये जी। चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। सर, एक सिली सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। एक विद्यार्थी से हम्म आज आप प्रशासनिक सेवक बन चुके हैं, हम्म तो सर जीवन में कैसा बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? आ, देखो क्योंकि ये बदलाव तो एक विद्यार्थियों तरह के से लिए एक बहुत बड़ी चीज होगा, बहुत बड़ी प्रेरणा का कार्य करेगा आपका ये सवाल का जवाब। देखो मैंने पहले भी बताया था कि जैसे रिजल्ट आता है तो आप बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हो, आपके जी। स्ट्रगल्स, आपके जो चुनौतियां, आपकी जो समस्याएं थी वो सब बदल जाती हैं और आप एक लाइफ के दूसरे फेज में ही आ जाते हैं। बिल्कुल सर। मतलब आपकी जो पहले प्रायोरिटीज थी वो एक एक ही दिन में बदल जाती है। आप जी भूल सर। जाते हो कि मैं एक दिन पहले तैयारी कर रहा था, और जी। नेक्स्ट डे आप सोचने लगते हो कि मैं उस पद पे जा रहा हूँ, उस पद पे जाके मैं कैसे काम करूंगा, क्या मेरे जी। दूसरे उस तरह के चैलेंजेस आएंगे। जी। तो आपका जो माइंड सेट होता है बिल्कुल बदल जाता है। आप एक जी। खुले दिमाग से, फ्री दिमाग से आप चीजों जी। को सोचने लगते हो। लोग आपको सुनने लगते हैं, लोग आपको वैल्यू करने लगते हैं।
जी ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का कारण भी है, ये कह सकते हैं कि जब आप सफल हो गए हो, सफल होने के बाद आपको मतलब जो खुशी है, जी खुशी जो मिल रही है आसपास की चीजों से, तो ये बिल्कुल कह सकते हो आप अतुलनीय है। आप बिल्कुल इसकी सर, कंपेयर भी बिल्कुल नहीं सर। कर सकते किसी चीज से। और विद्यार्थियों को इस अतुलनीय खुशी को प्राप्त करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। बहुत खूब कहा है कर सर किसी शायर ने कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाला हो यारो। क्या चलिए सर, बात है। अगला मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा सर एक। नहीं, मैं पहले आपको रोकूंगा इसमें। ये आपने जी, बहुत अच्छी बात कही। थैंक यू स्टूडेंट्स सर। को इस चीज पे गौर करना चाहिए कि बिना तैयारी के, बिना मेहनत के सफलता पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आपको कुछ बिल्कुल चीज सर, हासिल करनी है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी सर, बिल्कुल करनी सही ही बात। पड़ेगी, बिल्कुल। सर एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, विद्यार्थियों को जो आगामी आरएस प्री एग्जाम होने वाला है उसके लिए क्या रणनीति अभी से अपनानी चाहिए? देखो, रणनीति की हमने पहले भी बात की। सबसे पहले सिलेबस आपको पता हो। जी सिलेबस के बाद आपको बुक्स पता हो, कौन कौन सी बुक्स जी। से मुझे पढ़ना है। जो स्टूडेंट जनरली गलती करते हैं वो क्या, हम्म। मार्केट में बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारी जी बुक्स इकट्ठी कर लेते हैं, ऑनलाइन मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारे क्लासेस देने लगते हैं। तो जी एक ही सब्जेक्ट के का उनके पास बहुत बड़ा बंच हो जाता है। जी उस बंच को पढ़ने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत सारी जी चीजें वो देखते हैं, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो उससे बेटर है कि कोई भी एक सोर्स को सेलेक्ट करें, जी उस सोर्स को ही फॉलो करें, एक या दो सोर्स वो सेलेक्ट करके उसी से जी पढ़ें। इससे टाइम भी बचेगा और जो पढ़ रहे हैं वो चीजें उनको रिटेन भी कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमने एमसीक्यू की बात भी की थी, हमने टेस्ट सीरीज की बात की थी, जी तो वो जरूर करें वो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए कि चार जो ऑप्शन दिए गए हैं, चार में से तीन मैं कैसे एलिमिनेट कर दूं और जो सही वो सर टिक यहाँ करूं। पे मैं तो ये आपको प्रैक्टिस से ही रोकना आएगा चाहूंगा ये चीज। थोड़ा सा। और हाँ यहाँ हाँ पर भी एक क्वेश्चन, एक शब्द लिया आपने, कम एक वर्ड लिया, एलिमिनेशन। सर हाँ एक हाँ। विद्यार्थी मेरे पास आता है और कहता है कि सर मैंने ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू का पेपर था उसमें नेगेटिव हम्म मार्किंग बहुत ज्यादा हो गई, तो सर हम्म। स्टूडेंट नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे? हाँ, ये मैंने सवाल जो शब्द यूज किया, एलिमिनेट। देखो, चार हाँ। सवाल हैं, आपको पता है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो जी सर। सकता, ये नहीं हो जी सकता, इन दोनों जी में से हो सकता है। जी तो वो उसने अगर बहुत अच्छी तैयारी की है, उससे बार जी बार रिवीजन किया है, जी तो वो चीज वो पक्का सही करेगा। लेकिन हाँ, जी रिवीजन नहीं किया, ऊपर ऊपर से पढ़ा है, जी और हाँ वो लग रहा है 50-50 है शायद, ये तो वहाँ नेगेटिव मार्किंग की गलती होती है। जी दूसरे इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सारे सवाल नहीं करने होते। जैसे आपने जी भी ये चीज बताई थी कि 30 to 40% के आसपास कट ऑफ जा रहा है, 40 to 45 जी सर। मान लो आप। जी सर। तो 45% का मतलब है कि केवल 40% ही क्वेश्चन आपको सही करने हैं। जी अगर आप सोचो कि मैं क्वेश्चन 80% 90% तक अटेम्प्ट करके आऊँ जी। और उसमें आप गलत भी कर दो, तो वहां नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग जनरल होनी चाहिए। हाँ, जनरल स्टूडेंट को पता है कि इतने मुझे सवाल करने हैं, ये मुझे श्योर श्योर आते हैं, और पांच सात जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा बहुत डाउट है, तो वो कर सही। सकता है। और मुझे लगता है जिसने तैयारी की है वो आराम से 50 to 60% क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल कर तो सकता है सर, ये, उसको पता भी चल जाता है कि हाँ यार यहाँ इसमें थोड़ा सही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। सर एक मैं छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूँगा, जैसे स्टूडेंट लगातार तैयारी करता है तो उसके मन हम्म। में क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, नकारात्मक विचार आने लगते हैं कि यार मेरा नहीं होगा, ये मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है हम्म आरएस एक लंबा समय हम्म। लेती है, आपको भी लंबा 1 साल समय। बाद ज्वाइनिंग मिलती है लगभग, हाँ मुझे हाँ, पता बिल्कुल है। सही कह रहे हैं। तो सर उन नकारात्मक विचार आपके मन में भी आए होंगे। हम्म। तो सर मेरा छोटा सा प्रश्न है कि उन नेगेटिव थॉट्स जो विद्यार्थी को डिमोटिवेट करती है, उसको अपना टारगेट से दूर करती है, उनको कैसे दूर किया जाए, या विद्यार्थी उन नकारात्मक विचारों से कैसे बचे और अपनी पढ़ाई को निरंतर वो लगातार जारी रख सके, इसके लिए उसके क्या करना चाहिए? देखिए, आपने सही कहा कि नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। इसमें जैसे पर्टिकुलरली आरएस की बात करें तो आरएस में जनरली टाइम लगता है। हम जी पिछले कुछ एग्जाम्स देखें तो 2.5 से 3 वर्ष उनमें लग रहे हैं कि प्री से लेके फाइनल ज्वाइनिंग तक। हाँ बिल्कुल तो लग रहा है, मैं कहूँ तो इस पंचवर्षीय योजना हो जा रही है ये। हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता हाँ है जी सिचुएशन सर। आगे इम्प्रूव हो, आगे वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको हाँ साल भर में ये चीजें होने लगे। जी तो ये 3 साल का पीरियड या जितना एग्जाम का पीरियड रहता है, इसमें बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। आपके फैमिली मेंबर्स भी कई बार आपको कहने लगते हैं कि कितना टाइम हो गया, क्या कर रहे हो आप, आपके फ्रेंड्स भी कई बार बोलने लगते हैं। तो उस टाइम कई बार एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, इंटरव्यू पोस्टपोन हो जाता है। जी तो ये जो सफलता तक का जो रास्ता है, ये इजी नहीं है, बहुत कठिन है। तो जी इसमें नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। इसमें आपको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन हाँ,
अगर आपको सफलता चाहिए तो इन जो थॉट्स हैं इनसे ऊपर आना पड़ेगा। जी तो इनके लिए जनरली कर सकते हो आप कुछ एक हॉबी सेलेक्ट कर सकते हो जी कि जब एग्जाम आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते थक गए हो या कुछ नेगेटिव थॉट्स आने लगे, जी तो आप अपनी हॉबी को परस्यू करने लग जाओ कि हाँ जी ध्यान डाइवर्ट करो, जिससे कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। जी। दूसरा, इसमें सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आपको ओके। मोटिवेटेड रहना ही पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये एग्जाम का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, जी इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा कि हाँ ये एग्जाम जब तक होगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, तब तक मैं ये तैयारी नहीं छोड़ूंगा। जी ये सर। डिटर्मिनेशन आपको अंदर से लानी ही पड़ेगी अगर इस एग्जाम को क्लियर करना है। जी सर। तो ये चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी ले सकते हो आप। बीच जी। में बहुत ज्यादा हो गया है, एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, तो शॉर्ट ब्रेक्स आप ले सकते हो, जिससे कि आप अपने माइंड को रिफ्रेश रख सकते एक स्टूडेंट की तरफ से मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि सर कितने घंटे पढ़े और कितना पढ़े? हो। देखो ये बहुत कॉमन सवाल है। जब भी और तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा हाँ, सर। अगर मैं अपनी बात करूं तो कोई फिक्स इसमें नहीं होता है कि आप 6 घंटे पढ़ोगे, 12 घंटे पढ़ोगे या 16 घंटे पढ़ोगे तब आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। जी सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग है। जी। कोई चीज 2 घंटे में पढ़ के समझ जाता है, कोई 4 घंटे, कोई 6 घंटे। तो ये हम्म। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे सकते हो और जितना टाइम में आप समझ सकते हो। जी क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बुक लेके बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा और 8-10 घंटे बैठे हैं, तो जी। वो चीज यूजलेस एक तरह से। आप उतना पढ़ें जितना आपकी पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, आप जितना समझ पा रहे हैं और आप रिटेन कर पा रहे हैं। तो मैं ये मेरे आप ही सब को डिसाइड करना पड़ेगा जी सर। कि मैं आप मेरे कितना शब्दों पढ़ में सकते। कहूँ तो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी महत्वपूर्ण होती बिल्कुल है बिल्कुल यहाँ सही पर। आपने कहा। हाँ, इसमें चलिए सर। क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। जी सर, आज के कुछ बिल्कुल। अंतिम सवालों की तरफ हम चल रहे हैं। सर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का महत्व आप क्या मानते हैं एजुकेशन में? जैसे देखो वर्तमान में ऑनलाइन। कोरोना का दौर है, हाँ हाँ। ऑफलाइन हम्म इंस्टीट्यूट सारे बंद हैं, हम्म। और इसके पहले ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म का महत्व क्या था और आपके जीवन में क्या रहा? क्या आपने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सहायता ली है हम्म क्या? हम्म। देखो जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा योगदान हो गया आज के टाइम की अगर बात करें तो। जी पर्टिकुलरली सर। कोरोना की बात करें तो ऑनलाइन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से पढ़ाई कंटिन्यू रखी जा सकती है। बिल्कुल सर। दूसरा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ये एडवांटेज है कि आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हो, किस तरीके से भी पढ़ सकते हो। जी सर। आप फिजिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अगर जा रहे हो, हालांकि उनका भी महत्व है, तो उसमें आप ट्रैवलिंग टाइम आपका बच जाता है। जी प्लस आपको क्वालिटी एजुकेटर्स भी आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलने लगे हैं। अनअकैडमी पे काफी अच्छे एजुकेटर्स हैं। जैसे आप सर, ही की आपने भी बात करूँ तो आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं काफी टाइम से। थैंक यू सर। तो ये है कि ऑनलाइन एक बहुत अच्छा मीडियम है। जी पर्टिकुलरली अन अकेडमी की बात करें तो अन अकेडमी पे बहुत सारे अच्छे एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारा अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। मैंने भी कुछ टाइम अन अकेडमी पे पढ़ाया है, कुछ आरएस की क्लासेस ली हैं, कुछ मेरे क्या ऑफलाइन वीडियो बात भी है सर। अवेलेबल हैं। वेरी गुड। अ, तो अन अकेडमी या कह सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है आज के टाइम में स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म भी कहे जा सकते हैं, कि इससे बेटर आज के टाइम में अवेलेबल नहीं है पढ़ने के लिए। जी सर। सर, आपने भी अन अकेडमी पर किसी एजुकेटर से आप पढ़े हैं? देखिए मैं एजुकेटर से तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन हाँ मैंने जी वीडियोस काफी देखे। कुछ चीज जी मुझे नहीं समझ में आई तो मैंने अन अकेडमी प्लेटफॉर्म की सहायता ली, उनके वीडियोस जी देखे, उस चीज को समझा। जी तो स्टूडेंट्स को भी मेरा एक सजेशन है, एडवाइस है, कि वो जी इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अन अकेडमी है, उसकी सहायता बिल्कुल ले सकते हैं पढ़ने के लिए। जी। वो उनकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, उसमें काफी मदद करेंगी ये चीजें। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर। सर, एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूँगा। आप लास्ट में हमारे प्यारे विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक मैसेज, मेरा ताकि ये भावी आरएस बन सकें। देखिए इसमें विवेकानंद जी की एक बहुत अच्छी लाइन है, जी अराइज अवेक, जी। एंड शायद ऐसे कि आप जब तक ना रुकें जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ना हो जाए, तो बिल्कुल। मेरा विद्यार्थियों को, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको यही एक सजेशन है कि जी। वो तैयारी जब तक जारी रखें जब तक कि वो अपनी सफलता ना पालें। चलिए सर, तो बहुत अच्छा लगा आपके। हाँ जी, बताएं। हाँ हाँ बिल्कुल, यही मैसेज था, यही कहना चाह रहा था। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ सर रही। हाँ सर। सर, हाँ हाँ। बहुत अच्छा लगा आपके और हमारे, मुझे लगेगा प्यारे विद्यार्थी, मेरे जो आरएस विद्यार्थी अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म अन्य माध्यम से जो भी देख रहे हैं, वो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। और ये थे हमारे बीच में मनीष शर्मा जी, जो 2016 आरएस के एग्जाम में 23rd रैंक लेकर के
वर्तमान में एसीपी या हम जिन्हें डीवाईएसपी कहते हैं उस पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान सरकार की और हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं। धन्य है ये भूभाग जिन्होंने मनीष शर्मा जैसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया है। अंत में आप लोगों से इतनी सी बात कहना चाहूंगा, तमन्ना चांद की रख किस्मत तेरी बदल जाएगी। क्या कहना चाह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आप लोग, आपके माता पिता का सपना है, आप राजस्थान के सपने हैं और राजस्थान के लाल हैं। इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि तमन्ना चांद की रख किस्मत तेरी बदल जाएगी। चांद भले ही मिले न मिले, तारों की सूरत तो दिख जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और आप इस समय थे अनअकैडमी पर, इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। चलिए सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू चंदू जी, थैंक यू थैंक सर। यू। ओके ओके। ओके।